Hello everyone, welcome to Bhavna Mishra Pandey English classes. So today we are going to cover a very interesting poem, A Legend of Northland. So first of all, the poetess Phoebe Carey. The time period is September 4, 1824 to July 31st, 1871. She was an American poetess and the younger sister of poetess Alice Carey. उनकी younger sister जो थी उनका नेम था Alice Carey. The sisters co-published poems in 1849 and then each went on to publish volumes of their own. फिर उन्होंने अपने अपने वॉल्यूम्स पब्लिश किए. आफ्टर देयर डेथ्स इन 1871 जॉइंट एंथोलॉजीज ऑफ सिस्टर्स अनपब्लिश्ड पोएम्स वर आल्सो कंपाइल्ड. तो एंथोलॉजीज का मतलब होता है पोएम्स एंड यू कैन से पीसेस ऑफ राइटिंग, जो भी उन्होंने लिखा था वो. ओके तो उनकी डेथ के बाद जो अनपब्लिश्ड पोएम्स थी उन सबको कंपाइल किया गया. नाउ the introduction of the poem A Legend of the Northland. This poem is a ballad. So ballad, what is ballad? Guys, ballad is a poem narrating a story in short stanzas. तो ballad क्या चीज़ है? ballad में poem जो होती है, poem में एक story आपको दिखेगी. The same is here. So ballad is such kind of poem which tells a story in short stanzas, and in the poem all the stanzas comprise 4 lines. तो सारे stanzas जितने भी होंगे सब में 4 lines होंगी, and in total there are 16 stanzas in this poem. This poem is too long, and here these stanzas will tell us a story. हमको एक story बताएंगे. Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. तो जो फोक टेल इसमें बताई जाती है वो फोक कल्चर पे या पॉपुलर कल्चर पे बेस्ड होती है, एंड वो किसी भी एरिया के बारे में बता सकते हैं, एंड वो स्टोरीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो एक्चुअली वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन की जाती हैं ताकि उससे चिल्ड्रन जो हैं वो कुछ, या नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कुछ मैसेज लें. सो दिस स्टोरी is of Northland area, the area which is near नॉर्थ पोल. तो ये स्टोरी जो है ये किसकी है? नॉर्थलैंड एरिया की स्टोरी है जो कि नॉर्थ पोल के नियरेस्ट है. एंड गाइज द एग्जैक्ट प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड, बट नॉर्थलैंड मीन्स द एरिया इन द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. तो अर्थ के बिल्कुल उत्तरतम हिस्से में जो लैंड है नॉर्थलैंड, उसके बारे में, जो कि नॉर्थ पोल के नियरेस्ट है, उसके बारे में इस पोएम में डिस्क्राइब किया है. एंड इसके टाइटल में लेजेंड इज रिटन. तो लेजेंड का मीन्स होता है हिस्टोरिकल स्टोरी. हिस्टोरिकल स्टोरी, एक ऐतिहासिक स्टोरी. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टांजा 1. Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So, in the region around the North Pole, यानी कि Northland में, the duration of the day is very less. यानी कि दिन जो है अवे अवे बहुत दूर, कहाँ पे? नॉर्थलैंड में, जो कि नॉर्थ पोल के पास है, जहाँ पे दिन के घंटे जो हैं वो बहुत कम है. बिकॉज द सन रेज रीच फॉर अ वेरी लेस टाइम, क्योंकि पोजीशन ऐसी है वहाँ पे सन रेज जो है बहुत कम टाइम के लिए पहुँचती हैं. व्हेन दिस एरिया इज एक्सपीरियंसिंग विंटर सीजन, द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज वेरी लॉन्ग. तो विंटर्स में क्या होता है, नाइट्स जो होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं. सो लॉन्ग इन विंटर that they cannot sleep them through. That they cannot sleep them through means the people cannot sleep through nights. रात को वो सो नहीं पाते. वो people जो इस regions में रहते हैं, मतलब पूरी रात नहीं सोते, कहने का मीन्स ये है, क्योंकि 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे शायद अंधेरा हो जाता हो, एंड सुबह के टाइम पे भी 7 बजे तक अंधेरा रहता हो, तो वो पूरी रात नहीं सोते. मीन्स डे टाइम में जब उनके सोने के आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, वो उठ जाते हैं, उसके बाद भी क्या रहता है? नाइट ही रहती है, मतलब अंधेरा ही रहता है. सो गाइज, हियर द एक्सप्लेनेशन इज गिवन. ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस so that this will be helpful for you, and after that you can note it down in your copies. Okay,
and make notes based on this explanation. Everything is written here which I made you understand. Okay, he wants to emphasize on the fact that duration of night is very long. तो last line का means था they cannot sleep them through, यानी कि रात भर वो मतलब पूरी सारी रात नहीं सोते, जितने उनके नींद के आवर्स जो हैं जब वो पूरे हो जाते हैं उसके बाद फिर वो जग जाते हैं. ओके, now let's move ahead to stanza second. So where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry cloths. So the word here sledges means एक ऐसी गाड़ी या एक ऐसा व्हीकल जो किसके लिए होता है, पैसेंजर्स को या लोड्स को लेकर के जाने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड इस स्लेज की मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये स्नो या आइस पे चलाया जाता है. एनिमल्स इसको पुल करते हैं, पुल यानी खींचते हैं. हार्नेस मीन्स हियर द वर्ड इज रिटन हार्नेस. हार्नेस का मीन्स होता है हार्नेस जो रेंडियर होते हैं उनको एक रोप से बांधा जाता है उस स्लेज को खींचने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो दैट इज कॉल्ड हार्नेस. स्विफ्ट मीन्स तेजी से, रन वेरी फास्ट. नाउ द एक्सप्लेनेशन. So guys, the Northland region experiences severe cold condition. तो Northland में क्या है, conditions जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, चारों तरफ कोल्ड है, ठंड है, बिकॉज इट्स अ स्नोई एरिया, स्नो है वहाँ पे. द रेनडियर इज एन एनिमल विच इज फाउंड इन पोलर रीजन. रेनडियर कहाँ पे मिलते हैं, पोलर रीजन में. पीपल क्या करते हैं, बांध देते हैं रेनडियर्स को टू द स्लेजेस एंड देन द रेनडियर्स पुल द स्लेजेस. तो वो क्या करते हैं, जिस हार्नेस से, एक रोप से वो क्या करते हैं, स्लेजेस को रेनडियर के साथ बांध देते हैं एंड स्विफ्टली वो उसको खींच करके लेके जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्नो होती है इसलिए. सो ही एड्स दैट, अब वो आगे क्या कहते हैं, चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स, क्योंकि चिल्ड्रन का अपीयरेंस कैसा दिखता है, फनी, क्योंकि उन्होंने जो क्लॉथ्स पहने होते हैं वो कैसे होते हैं, फरी क्लॉथ्स होते हैं. एंड वो ऐसा लगता है कि जो क्लॉथ्स उन्होंने पहने हैं विच इज़ मेड अप ऑफ फर विच इज़ लाइक द फरी स्किन ऑफ अ बेयर, वो बेयर के बच्चे जैसे फनी नज़र आते हैं. ड्यू टू द कोल्ड, अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए वो क्या करते हैं वैसे क्लॉथ्स पहनते हैं. नाउ द एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर. सो take a screenshot of this and make notes based on the explanation. All right, now next stanza. They tell them a curious story, I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. So curious means strange here. Okay students, इस पूरी पोएम में 16 stanzas are there, so be patient and listen to it very carefully. All right, so here in line 1, they means, दे का मीन्स है वो एल्डर पेरेंट्स, यू कैन से, या तो पेरेंट्स या एल्डर्स, बड़े लोग जो कि क्या करते हैं, क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं, किसको, चिल्ड्रन को या द कमिंग जनरेशन मीन्स यंगर जनरेशन्स को. एंड द एल्डर्स ऑफ द नॉर्थलैंड रीजन टेल अ स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी. क्यूरियस मीन्स कोई स्ट्रेंज या इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं, किसको, यंगर जनरेशन को. एंड द पोएटेस सेज हियर दैट शी डजंट थिंक, वो कहती हैं कि मुझे बिलीव नहीं है, इट इज ट्रू मीन्स इट इज ट्रू, कि ये ट्रू है या नहीं. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन एक बात तो तय है कि आपको उससे, जो भी कोई रीडर उसको पढ़ेगा उसको उससे एक लेसन जरूर मिलेगा, एक वो कोई उससे शिक्षा कुछ सीखेगा. सो the reader could learn a lesson from it. The story gives an important message. तो वो जो टेल है उससे, वो जो स्टोरी है उससे रीडर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज सीखेगा. Now explanation is given here. So this explanation you can take a screenshot of this. Then we'll move ahead to stanza 4th. Now stanza 4. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. So Saint Peter कौन थे? He was a follower of Jesus Christ. Preaching का means होता है religious
टॉक्स यानी धर्म से रिलेटेड बातें, जो अच्छी बातें एक दूसरे को वो सेंट्स जो है वो सुनाते हैं, दैट इज। तो द स्टोरी इज अबाउट सेंट पीटर, ये स्टोरी सेंट पीटर के बारे में है। व्हेन सेंट पीटर यूज्ड टू लिव इन द वर्ल्ड एंड वेंट अराउंड, तो जब सेंट पीटर इस वर्ल्ड में रहते थे एंड वॉकड अबाउट इट, इधर उधर घूमते थे, वेंट अराउंड गिविंग, प्रीचिंग मीन्स गिविंग रिलीजियस टॉक्स, जब वो रिलीजियस टॉक सुनाते हुए इधर से उधर जाते थे, ये तब की स्टोरी है। और ऐसे तो उस टाइम सेंट्स के साथ जो भी इंसिडेंट्स या जो भी कुछ हैपन होता था, तो ये तब की बात है, इस स्टोरी में तब की बात बता रखी है। Here the explanation is given for you. You can take a screenshot of this, then we'll move ahead. Right. Now, stanza 5. He came to the door of a cottage. In traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Hearth means in English you can say fireplace where you do cooking, जहाँ पे हम cooking करते हैं, and in Hindi means चूल्हा. Okay, so when Saint Peter was moving around the world giving religious lectures to the people, तो जब वो इधर उधर घूम रहे थे, वो कहाँ पे आए? He came to the door of a cottage. वो एक घर में आए, एक लेडी के. He reached the door of a cottage where a small woman, little woman, where a small woman was making cakes and baking them on hearth means, and she was baking the cakes in the fireplace. तो जब वो वहाँ पे आए, तो what did he saw? This we will do in next stanza. So take the screenshot of this, then we'll move ahead. Stanza 6. So he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. So here the explanation is given. Take a screenshot of this. When Saint Peter was moving around the world giving religious lectures to the people, he reached the door of a cottage where a small woman was making cakes. She was baking the cakes in the fireplace. Fireplace यानी चूल्हे पे वो cakes जो है वो उनको सेक रही थी. Then stanza 6. And being faint with the fasting, for the day was almost done, and asked her from her store of cakes to give him a single one. So फेंट का मतलब होता है, यू कैन से बहुत ज़्यादा वीक हो जाना या बेहोश हो जाना. सो एज सेंट पीटर हैड नॉट ईटन एनीथिंग द एंटायर डे, उन्होंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, एंड ही वॉज वेरी वेरी हंग्री एंड वॉज फीलिंग सो वीक, वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे. सो व्हाट डिड ही डू? तो फास्टिंग मीन्स उन्होंने कुछ नहीं खाया था. दैट्स वाई ही वेंट टू द वुमेन्स होम, उस वुमन के होम पे गए, उस कॉटेज पे गए, who was baking cakes, जो केक बेक कर रही थी, and asked her for one cake out of many, जो उन्होंने स्टोर कर रखे थे, उन केक्स में से उन्होंने एक केक का पीस मांगा, जो कि उन्होंने ऑलरेडी सिंगल वन यानी वन ओनली. तो the explanation, entire day he didn't eat anything, so that's why he asked for the baked cakes from the store. So stanza 7. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So the woman was very selfish and she did not give cake from her store. तो सेंट पीटर ने क्या बोला था? अपने स्टोर में से मुझे केक दे दीजिए, लेकिन उन्होंने अपने स्टोर से केक नहीं दिया. इंस्टेड शी स्टार्टेड मेकिंग अ वेरी स्मॉल केक फॉर सेंट पीटर. सेंट पीटर के लिए वो एक छोटा सा केक तैयार करने लग गई. एक्चुअली शी डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर हर थिंग्स, वो अपनी चीज़ें शेयर करना उसको अच्छा नहीं लगता था. बट वेन शी पुट द केक फॉर बेकिंग, जब उन्होंने छोटा सा केक बनाने का सोचा एंड उसको बेक करने के लिए बेकर में रखा, बेक करने के लिए सोचा उन्होंने, she looked at it and thought that this cake was too big to be given to someone. उन्होंने क्या देखा कि ये तो too large to give away, ये तो बहुत बड़ा है और इतना बड़ा केक कैसे दे दूं. So
Therefore she needed another. तो उन्होंने क्या किया, दूसरा needed, need का मतलब होता है डो बनाना. डो किससे, फ्लोर से, यानी आटे को गूंद लेते हैं जब अपन, that is called kneading. तो उन्होंने therefore she started kneading still a smaller one. उसने कहा एक छोटा सा केक बनाऊंगी and I'll give to that Saint Peter. But it looked, when she turned it over, as large as the first had done. तो वो तो उतना ही बड़ा बन गया था जितना कि पहले वाला था. So explanation is given here. तो जो माइजर वुमन थी वो नहीं चाहती थी वो बड़ा केक दे, इसलिए उसने दूसरा बनाना शुरू कर दिया और वो भी उतना ही बड़ा बन गया as the previous one. So stanza 9. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. So scrap का means होता है थोड़ा सा, a small amount you can say. थोड़ा सा डो उन्होंने लिया ताकि छोटा सा केक बने. So third time she took a very small amount of dough and rolled it. उसको क्या किया, rolled it flat, और उसको रोल करके फ्लैट बना लिया, ताकि इतना उसने रोल करा ताकि वो इतना पतला बन जाए, इतना थिन एज अ वेफर, जैसे कि वो वेफर जैसा पतला बन जाए. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट. ऐसा बनाने के बाद भी शी वॉज सो ग्रीडी दैट वो नहीं देना चाहती थी उस पीस को भी, किसको, सेंट पीटर को. सो explanation is given here. Look at it and prepare notes based on the given explanation. Now stanza 10th. 6 stanzas still remaining. So we are doing here stanza 10. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. Now what happened? The woman reasoned that, वो खुद से बातें कर रही थी, and she said, when she ate the cakes, जब cakes वो खुद खाती है, for she said, my cakes that seem too small, बहुत छोटे दिखते हैं, when I eat of them myself, जब मैं उनको खाती हूँ तो बहुत छोटे लगते हैं, and yet too large to give away, अब जब मैं देने के बारे में सोच रही हूँ तो ये बड़े लग रहे हैं. She put all the cakes on the shelf of her kitchen. उसने सारे के सारे केक्स कहाँ रख दिए, अपने घर की किचन की शेल्फ में. And she put there because she did not give any cake to Saint Peter. उसने कोई भी केक सेंट पीटर को नहीं दिया, because she was very selfish and greedy lady. So the explanation for you is here. Take a screenshot of this and note it down in your copy. Alright, move ahead. Okay. Now stanza 11. Then good Saint Peter grew angry, for she was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. प्रोवोक का मतलब होता है जागृत कर देना एक तरह से. तो उन्होंने क्या किया, जागृत कर दिया, किसको, उनके एंगर को. सो कॉज टू गेट एंग्री. तो उन क्या हुआ फिर, सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बिकेम वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री. तो आपको भी जब बहुत ज़्यादा भूखे होते हो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है हर चीज़ पे, अभी भी खाना नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ, है ना, लाइक दैट ओनली. तो सेंट पीटर बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री थे और इतने भूखे थे कि वो बहुत ज़्यादा फेंट होने वाले थे, बेहोश ही होने वाले थे, यानी कि उनको इतनी भूख लग रही थी. ओके. एंड द सेल्फिश वुमन वॉज नॉट रेडी टू गिव him even a small cake, और वो नहीं चाहती थी कि वो छोटा सा भी केक का पीस उनको दे. This behavior of the greedy woman angered the saint. और ऐसे बिहेवियर ने सेंट को बहुत ज्यादा एंग्री कर दिया, उनको गुस्सा आने लग गया. So explanation is here for you. All right, now let's move ahead. Stanza 12. So and he said, he means किसके बारे में बात है, सेंट के बारे में. पीटर, सेंट पीटर, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. So
Dwell means रहना, alright. Dwell का means होता है रहना, to live. तो Saint Peter got so much angered from the behavior of that lady, and what did he say? You know क्या कहा उन्होंने? She was very selfish. उन्होंने बोला कि तुम तो बहुत selfish हो, स्वार्थी हो. She did not deserve to live like a human being. तुम नहीं deserve करती to dwell in a human form, ताकि तुम मनुष्य रूप में रहो. ऐसा तुम डिजर्व ही नहीं करती. हमार को, अगर हम लोगों को ऐसा ह्यूमंस के रूप में भगवान ने बर्थ दिया है, तो व्हाट शुड वी डू? हमको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे सेंट पीटर ने जब उनसे मांगा तो उन्होंने नहीं दिया. तो क्या बोला सेंट पीटर ने? कि आप डिजर्व नहीं करती ह्यूमन बीइंग के रूप में रहना. तो he added that God had given her food. गॉड ने उनको क्या क्या दिया है? फूड भी दिया है खाने को, शेल्टर रहने को घर दिया है, एंड फायर टू कीप यू वार्म. लेकिन शी हैड बिकम सेल्फिश फॉर ऑल द रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हमको भगवान ने दिए हैं, उन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज कर रहे हैं? हम उनको दूसरों के साथ शेयर ही नहीं कर रहे. शी डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर देम विद एनीबडी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, वो इतनी सेल्फिश थी, वो नहीं चाहती थी कि वो उन चीज़ों को किसी के साथ शेयर करे. सो द एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. This will helpful for you in your exams. Now let's move ahead. Stanza 13. Still 3 stanzas are remaining. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. So नाउ सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, एंड यू नो व्हाट डिड ही डू? उन्होंने क्या किया? ही कर्स्ड दैट वुमन. कैसे? उसको कर्स कर दिया. कर्स मतलब अभिशाप देना. शी वुड बिकम अ बर्ड. क्या बोला उसको? नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू. जैसे बर्ड करते हैं तुम एक बर्ड बन जाओ, एंड जैसा बर्ड करते हैं डू लाइक दैट ओनली. बिकॉज शी डिड नॉट डिजर्व द ह्यूमन फॉर्म. क्योंकि तुम ह्यूमंस बनने के तो लायक हो ही नहीं, तो तुम क्या बन जाओ? एक बर्ड बन जाओ, और जैसे बर्ड करते हैं वैसा ही करो. एंड शेल गेट योर सेंटी फूड. सेंटी फूड मतलब बहुत थोड़ा सा फूड. सो यू शेल बिकम अ बर्ड, एंड जस्ट लाइक बर्ड बिल्ड देयर हाउसेस. और जैसे बर्ड अपने हाउस बनाते हैं, कैसे? बोरिंग बोरिंग एंड बोरिंग, यानी खोद खोद के, जैसे वो अपने बनाते हैं, वुड को खोद के जैसे अपना घर बनाते हैं, ड्राई वुड को खोद के, हार्ड ड्राई वुड सारा दिन बोर करते रहते हैं, खोदते रहते हैं, वैसे तुम अपना घर बनाओ. एंड कलेक्ट सेंटी फूड, यानी थोड़ा सा फूड. बर्ड्स को कौन सा बहुत ज़्यादा खाना मिल जाता है ना, तो पूरा दिन जब वो बर्ड्स भटकते हैं फिर कुछ मिलता है उनको खाने को. लाइक दैट अब थोड़ा थोड़ा फूड इकट्ठे करते रहो और पूरा दिन घूमते रहो. तो उन्होंने क्या कहा? सिमिलरली जैसे बर्ड करते हैं, शी वुड ऑल्सो वर्क हार्ड इन द ड्राई वुड. पूरा दिन ड्राई वुड में उनको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कठिन मतलब बहुत हार्ड लकड़ी होती है, उस पर बोरिंग कर करके अपना खाना निकालना पड़ेगा. एंड आपको वही प्लेस चाहिए रहने के लिए, तो वहीं रहो. आप ह्यूमन बनने के लायक नहीं हो. सो explanation is given here, very important. Take a screenshot of this. Then let's move ahead to stanza 14. Now only 2 are remaining. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Now as soon as, जैसे ही सेंट पीपर ने उस वुमन को कर्स किया, she did not get a chance to speak for herself. उसको बिल्कुल भी नहीं मिला चांस. never speaking a word यानी उसको चांस ही नहीं मिला बोलने का. जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, because she changed into a वुडपैकर, वो क्या बन गई? एक वुडपैकर बन गई. एंड दैट वेरी मोमेंट, उसी टाइम, शी फ्लू अप टू द रूफ. वो कहाँ उड़ गई? चिमनी में से निकल के कहाँ चली गई? फ्लू आउट इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड. एक बर्ड बन गई और चिमनी में से निकल के कहाँ चली गई? बाहर निकल गई. और सेंट पीटर्स कर्स हैड कन्वर्टेड द वुमन इनटू अ बर्ड, फॉर शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड. यानी सेंट पीटर के कर्स की वजह से वो एक वुमन से एक बर्ड में चेंज हो गई. नाउ द एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर. नाउ लेट्स मूव अहेड टू स्टांजा 15.
She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. So क्या हुआ? Scarlet का means क्या होता है? Scarlet cap is written here. Scarlet means a bright red color, you can say. ज़्यादा गाढ़ा red color का cap. All right. So when the woman turned into a bird, जब वो bird बन गई, at that time she was wearing a red colored cap. तो जब वो woman थी ना, उस टाइम उन्होंने red color की cap पहनी हुई थी अपने सिर पे. तो क्या हुआ जब वो bird बनी, तो this cap was there on the bird's head also. तो bird के सिर पे भी क्या था? रेड कलर की कैप जैसी नजर आ रही थी. बट द वुमन्स रिमेनिंग क्लॉथ्स, जो और कपड़े वुमन के पहने हुए थे उन्होंने, वो जो कपड़े थे जब वो निकली ना उस चिमनी में से, तो वो सारे ब्लैक हो गए थे. तो इसलिए उस टाइम से वुड पैकर को आपने देखा होगा, वुड पैकर के सिर के ऊपर रेड कलर की सी कैप लगी होती है एंड उसकी पूरी बॉडी कैसी दिखती है? ब्लैक कलर की, है ना. तो लाइक दैट ओनली. तो वो कैसी बन गई? नीचे से बिल्कुल ब्लैक एंड ऊपर से रेड कलर की. सो explanation is here. When the woman turned into a bird, at that time she was wearing a red colored cap on her head. This cap was there on the bird's head also, but the woman's remaining clothes had burned and turned black in color just like coal. कोयले की तरह उसके कपड़े हो गए थे. Now the last stanza. And every country school boy had seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. So guys, people who live in the countryside यानी गांव की तरफ जो भी लोग रहते हैं, even the small children, छोटे छोटे, है ना, कंट्री एंड एवरी कंट्री, हर कंट्री में क्या है, स्कूल बॉयज जो हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उन्होंने भी उस तरह का बर्ड देखा होगा. दे सी दैट शी स्टेज देयर ऑल डे. वो पूरा दिन वहां पे रहती है. कीप्स ऑन डिगिंग. वो क्या करती रहती है? निकालती रहती है. बोरिंग एंड बोरिंग का मतलब डिगिंग. कंट्री का मीन्स होता है कंट्री साइड, यानी कि रूरल एरियाज में. तो जो भी कंट्री साइड जो भी रहते हैं पीपल, छोटे बच्चे भी हों, तो उन्होंने देखा है कि वो क्या करती है? फूड के लिए सारा दिन बोरिंग एंड बोरिंग यानी डिग करती रहती है, खोदती रहती है. ऑलराइट. Now here the explanation is given for you. Take a screenshot of this and make notes based on the given explanation. This will be helpful for you. Now we'll do the literary devices. Okay. तो इस पूरी उसमें क्या जो राइमिंग स्कीम है, दैट इज ABCB. मैं आपको दिखाऊं एक ABCB. ABCB is the rhyming scheme here. ठीक है. Boy है ना, this boy A, then would B, day C, food, wood food, ड तो यहाँ पे अपन B लगा देते हैं. ABCB. ये राइमिंग स्कीम चलेगी पूरे के पूरे 16 स्टांजाज में. ठीक है. तो लिटरेरी डिवाइस, रिपीटेशन. अब सारे नोट्स, ऑल द नोट्स आर गिवन हियर रिगार्डिंग दिस लिटरेरी डिवाइसेस. स्टांजा 1 में अवे वर्ड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. स्टांजा 9th में rolled word is repeated, and stanza 13 and 16 में boring, boring and boring, these words are repeated. All right. Now enjambment, running lines of poetry from one to the next without using any kind of punctuation. enjambment का मीन्स ये होता है जब लाइंस कंटिन्यूएशन में चलती रहती हैं एंड उसमें कोई फुल स्टॉप या कॉमा कुछ नहीं आता, कोई इंडिकेशन नहीं होता पंक्चुएशन मार्क का. तो ये स्टैंजाज यहाँ पे लिखे हैं. स्टैंजा 1, 2, 3, 4, 10th एंड 11th में कौन कौन सी लाइंस में एंजैम्बमेंट है. सो स्टूडेंट्स मस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. मैं आपको सजेस्ट करती हूँ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा. ओके. नाउ सिमिली. सिमिली इज अ डिवाइस ऑफ कंपैरिजन. जब हम एज और लाइक को यूज करके कोई भी चीज लिखते हैं, तो स्टांजा 2 में आपने देखा होगा चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स, है ना.
तो ये like वर्ड आया है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमली स्टेंजा 9 में। बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, तो ये एज जो वर्ड है ये भी सिमली है, क्योंकि केक को वेफर से कंपेयर किया है, क्योंकि केक क्या होता है, स्वॉलन फूला हुआ पीस, जबकि उन्होंने इतना पतला बना दिया कि वो वेफर जैसा बन गया, तो इट इज सिमली। देन स्टांजा 15 में ब्लैक एज अ कोल, तो कपड़े जल गए थे, कैसे कंपेयर किया कपड़ों को, कपड़ों का कलर दैट बिकेम लाइक कूल, सॉरी कोल, ठीक है, कोयले जैसा। देन एलिटरेशन, एलिटरेशन का मतलब होता है साउंड रिपीट होना, तो कौन कौन से वर्ड्स कहाँ कहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, स्टैंजा 1 2 3 एंड these are the stanzas where alliteration is given. This also you take a screenshot and make notes. Students literary devices के notes आप बना लीजिएगा, because these are very important. 9th 10th 11th and 12th सब तरफ आपके ये लिए बहुत ज़्यादा important है, okay. Then ये सारे sound जो repeating sounds are given here, 5 6 8 9 10 13, all right. Too long poem this is. So now thank you so much. In the next video we will discuss the question answers, okay. Bye students.